हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं इसमें जो सबसे पहली चीज हमको पढ़नी है वो पढ़नी है पॉइंट्स क्या होते हैं। पॉइंट, तो पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट एक डॉट है। पॉइंट इज अ डॉट। इट इज अ डॉट ऑन अ प्लेन, यानी किसी भी प्लेन पर एक ऐसा डॉट which does not have any length or breadth। मतलब अगर मान लीजिए ये प्लेन है और इस प्लेन पर हम कोई डॉट लगाने, इस प्लेन में क्या लगाने, कोई डॉट लगाने, तो इस डॉट की ना तो कोई लेंथ बताई जा सकती है और ना ही कोई ब्रेथ बताई जा सकती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। तो पॉइंट क्या होता है? किसी भी प्लेन पर ऐसा डॉट जिसके पास ना कोई लेंथ हो और ना ही कोई ब्रेथ हो, उसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। अब तो हम देख सकते हैं कि आरती, सुमन, गरिमा, प्रियंका, ये सब क्या है? लड़कियों के नाम है। और ठीक इस तरह से हम देखें मुकेश, दिनेश, महेश और सुमित, ये सब क्या है? लड़कों के नाम है। तो हम लोग क्या करते हैं? कैटेगराइज कर देते हैं, हाँ ये लड़कियों का नाम है, ये लड़कों का नाम है। ठीक उसी तरह से पॉइंट्स के नाम भी कैटेगराइज है। मतलब पॉइंट को लोग क्या कहते हैं? तो पॉइंट का नाम जो होता है वो इंग्लिश अल्फाबेट की कैपिटल लेटर से रखा जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल लेटर जो होते हैं उससे हम पॉइंट का नाम रखते हैं। फॉर मतलब लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड by capital letter of English alphabet। तो हम देख सकते हैं इस पॉइंट का नाम अगर हमको रखना है तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 6 लेटर होते हैं। तो हम किसी भी लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम इसको ए बोल सकते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या रख सकते हैं? ए। या इस कोई और पॉइंट है इसका नाम एक्स रख सकते हैं, या कोई और पॉइंट है इसका नाम हम पी रख सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब पॉइंट्स के नेम है। तो पॉइंट्स का नेम किससे डिनोट किया जाता है? इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। आई होप कि आप लोगों को पॉइंट समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉइंट्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लाइन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लाइन जो होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट। इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। ये क्या है? पॉइंट्स के ग्रुप हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स which doesn't have any breadth। मतलब लाइन क्या होती है जनरली? तो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स से बनने वाली ऐसा फिगर जिसके पास ब्रेथ नहीं है। लेंथ होगी पर ब्रेथ नहीं होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। अब समझिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो आप उसको क्या कहेंगे? ये लाइन है। जो कि ये लाइन नहीं, ये लाइन का एक टुकड़ा है। इट इज अ लाइन सेगमेंट। मतलब ये लाइन का एक पार्ट है, ये लाइन नहीं है। तो लाइन जो एक्चुअल में होती है ना, तो उसको लिख सकते हैं कि वी कांट मेजर द लाइन। हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं लाइन को मेजर कर सकते? बिकॉज it does not have any ending point। मतलब ये कह सकते हैं कि लाइन को मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते? क्योंकि उसके पास कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये पूछें कि लाइन है तो लाइन इसकी एंड पॉइंट नहीं है, मतलब ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइन कभी खत्म नहीं होती। लाइन को जैसे
ये लाइन है, तो लाइन खत्म नहीं है, इसको हम और बढ़ा सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, या इधर भी ऐसे बढ़ा सकते हैं और उधर भी बढ़ा सकते हैं। तो लाइन जनरली ना, लाइन कभी खत्म नहीं होती। अगर हम लाइन खींचना चाहें तो लाइन इनफाइनाइट तक जाती है। लाइन के दोनों, अगर हम हेड और टेल की बात करें, दोनों सीओ की बात करें, तो ये इनफाइनाइट तक जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन जो होती है उसकी मेजरमेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें जो है एंड पॉइंट नहीं होते हैं। अब लाइन एक बहन होती है जिसका नाम होता है रे, ध्यान रखिएगा। अब लाइन जो होती है, रे जो होती है, ये क्या होती है, देखिए ध्यान से। तो इसकी बहन है, यानी पूरी बात तो वही रहेगी कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट, ये भी ग्रुप ऑफ पॉइंट है, इसके पास भी ब्रेथ नहीं होगी। बट इसमें डिफरेंट क्या है कि इट हैज ओनली वन एंडिंग पॉइंट, इट हैज ओनली वन एंडिंग पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं इसके पास केवल एक क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। अगर हम बात करें रे की, तो रे के पास एक एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि रे एक जगह खत्म होती है, जैसे ये है, यहां से है और ये एंड पॉइंट है, और पॉइंट का नाम हम रख सकते हैं ए। इसमें एंड पॉइंट नहीं, दोनों तरफ बढ़ रही है, मतलब इसकी मेजरमेंट नहीं करते, लेकिन इसमें एक तरफ एंड पॉइंट है और एक तरफ क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो मेजरमेंट तो इसकी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी रे है, एक तरफ तो बहुत ही फाइन जा रही है। तो लेकिन हाँ, ये कौन सा रे है, ए रे है। इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे पॉइंट हो सकता है, ऐसे भी जा सकती है, ये भी क्या है, एक रे है। या फिर एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, लाइन ऐसे ऊपर भी जा सकती है, तो ये भी क्या है, एक रे है। हाँ, पॉइंट का नाम इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर से होता है, इसलिए ये रे ए है और ये रे बी है, और इसका हम रख देना नाम सी। तो ये रे क्या हो गया, रे सी होता है। तो रे जो होती है वो उसके लिए एक एंडिंग पॉइंट है। जैसे अगर हम टॉर्च लें और टॉर्च को ऑन करें, मान लीजिए हमने टॉर्च लिया, टॉर्च को ऑन करेंगे तो टॉर्च की रोशनी एक ही रे में, मतलब एक तरफ जाती है, पीछे की तरफ नहीं आती, इसलिए इससे जो रोशनी होती है उसको हम लोग रे बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को रे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम जो है लाइन सेगमेंट। तो बिफोर द पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने पढ़ा है कि लाइन क्या होता है और रे क्या होता है। अब ये है उसी का एक पार्ट है लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये हम समझते हैं कि उसी का भाई है, जैसे लाइन और रे एक दूसरी बहन थी, वैसे उन्हीं का भाई है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये लाइन का एक टुकड़ा होता है। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। लाइन सेगमेंट को हिंदी में रेखा खंड बोलते हैं, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो अभी कह सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, यानी लाइन सेगमेंट जो है लाइन का एक पार्ट होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। और इसमें क्या होता है ना, इट हैज टू एंडिंग पॉइंट, इट हैज टू एंडिंग पॉइंट, इसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। इट हैज टू एंडिंग पॉइंट, इसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। और लाइन का जो नेम, जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ये जो अभी हमने बनाया था इसके पहले, यहाँ पे आपको याद होगा ऐसे, तो ये लाइन सेगमेंट था। क्यों, क्योंकि इसमें एक एंडिंग पॉइंट यहाँ पे और एक एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो ये है ए बी, और लाइन का नेम जो है वो पॉइंट्स के फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के को मिलाकर ही इस लाइन का नाम रखा है। तो इस लाइन का नाम क्या है, ए बी। ये कौन सी लाइन है, ए बी। ठीक तरह से अगर यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट है, तो इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई। ये कौन सी लाइन है, एक्स वाई। अच्छा, नाम जो है इसको पलट के भी लिख देंगे तो भी वही रहेगा, ये बी ए और ए बी दोनों सेम है, या एक्स वाई या वाई एक्स, तो भी क्या होगा, सेम होगा। तो लाइन का नाम इस तरीके से रखा जाता है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का एक पार्ट, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एंड इट हैज टू एंडिंग पॉइंट, इसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। और इसकी जो नेमिंग होती है वो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिला करके ऐसे लिखा जाता है। आई होप कि आपको लाइन सेगमेंट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एंगल। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल। बहुत ध्यान समझते हैं। तो एंगल क्या होता है, इट इज अ गैपिंग बिटवीन टू लाइन सेगमेंट, इट इज अ गैपिंग between two line segment, it is a gapping between two
लाइन सेगमेंट, यानी दो लाइन सेगमेंट के बीच की गैपिंग वेयर a common vertex where has a common vertex, जिसमें कोई एक कॉमन वर्टेक्स हो, वर्टेक्स is called एंगल। अब इसको समझते हैं थोड़ा कि एंगल है क्या। कोई भी दो लाइन सेगमेंट लिए, जैसे एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए ये रहा और एक लाइन सेगमेंट ये रहा, इनके बीच की गैपिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल बोल सकते हैं। बट क्या इसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स है, तो नहीं, इनमें कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो ये क्या है, एंगल नहीं है। बहुत ध्यान समझते हैं। बट अगर एक लाइन सेगमेंट यहां ऐसे रहे और एक लाइन सेगमेंट ऐसे रहे, तो इनके बीच की जो गैपिंग है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। और इसमें क्या है, आपको एक कॉमन वर्टेक्स मिल रहा है, ये कॉमन वर्टेक्स है। तो हम अगर पॉइंट का नाम रख दें लाइन सेगमेंट में, ये ए बी और ए सी, तो हम देख सकते हैं इसके पास एक तो साइड ए सी और ए बी है, इनके बीच में गैपिंग है। और कॉमन वर्टेक्स अगर देखा जाए कौन सा है, कॉमन वर्टेक्स अगर देखा जाए तो वो कॉमन वर्टेक्स ए आपको दिख रहा है। ए जो है वो ए सी में भी ए है और ए बी में भी क्या है, ए है। तो इनकी जो गैपिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब ये जो होता है ना, अगर एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब क्या, आप देखिए घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे इस तरीके से। बट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज अगर लेंगे, इनके बीच की गैपिंग को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें, जैसे गैपिंग को इस डायरेक्शन देखें, तो एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज गैपिंग में आपको पॉजिटिव एंगल मिलेगा। कौन सा एंगल मिलेगा, पॉजिटिव एंगल। बट क्लॉकवाइज में आपको निगेटिव एंगल मिलेगा। एंगल भी पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। तो अगर बात करें कि आपको एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलेंगे तो आपको वो चीज एंगल कैसा मिलेगा, पॉजिटिव एंगल मिलेगा। और अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको निगेटिव एंगल, जिस डायरेक्शन क्लॉक से अगर उसी डायरेक्शन चलते हैं तो हमारा एंगल निगेटिव होगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा एंगल पॉजिटिव होगा। वैसे फॉर द क्लास 9th हमें एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल्स को देखना है। एक चीज और है कि एंगल्स को किस चीज से डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको कभी डिनोट करना हो, वैसे तो इसमें कोई ना कोई नंबर देगा, बट अगर नंबर के अलावा अगर आपको कभी डिनोट करना है तो इसको इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से ही डिनोट कर सकते हैं, ए से, या फिर किसे डिनोट कर सकते हैं वो भी लिखिएगा, या फिर किसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको डिनोट कर सकते हैं और ग्रीक वर्ड अल्फा, बीटा और गामा। तो हम इसको अल्फा से, बीटा से या फिर गामा से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, या फिर इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी स्मॉल लेटर हो सकता है। एक और चीज अगर एंगल की बात करें, इसकी जो इसको किस चीज से मतलब मेजर करते हैं, इट इज मेजर, MEASUR, मेजर बाई डिग्री। इसको हम किस चीज से मेजर करते हैं, डिग्री से मेजर करते हैं। जैसे एंगल 30 डिग्री का होता है, 40 डिग्री का होता है, 50 डिग्री का होता है, तो इसको हम लोग डिग्री से मेजर करते हैं। डिग्री के आगे भी मेजरमेंट होती है, बट वो 9th और 10th में नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये एंगल टॉपिक समझ में आई होगी। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि एंगल क्या होता है, इट इज अ गैपिंग बिटवीन टू लाइन सेगमेंट, यानी दो लाइन सेगमेंट के बीच की गैपिंग वेयर हैज अ कॉमन वर्टेक्स, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, इज कॉल्ड एंगल। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट।
स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और ग्रीक वर्ड्स अल्फा बीटा एंड गामा। मतलब इसको हम लोग या तो इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं या फिर ग्रीक वर्ड से अल्फा बीटा या गामा से डिनोट कर सकते हैं। इट इज मेजर्ड बाय डिग्री। ये किस चीज से मेजर की जाती है? इट इज मेजर्ड बाय डिग्री। इसको डिग्री से मेजर किया जाता है। ये आपके सामने एक एग्जांपल है और इसमें आप देख सकते हैं ए बी और ए सी जो है दो लाइन सेगमेंट है जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स ए है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो आपको पॉजिटिव एंगल मिलता है और अगर क्लॉकवाइज चलते हो तो आपको नेगेटिव एंगल मिलता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने आ रहे हैं टाइप ऑफ एंगल। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने पढ़ा है कि एंगल्स क्या होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ एंगल। तो देखते हैं टाइप ऑफ एंगल क्या होता है। कि पहला होता है एक्यूट एंगल। 0 से लेकर के 90 के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। मतलब अगर हम बात करें 30 डिग्री तो एक्यूट एंगल है, 60 डिग्री एक्यूट एंगल है, 70 डिग्री एक्यूट एंगल है, 45 डिग्री एक्यूट एंगल है, 89 डिग्री इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। मतलब 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड राइट एंगल। इसका जो फिगर ड्रॉ होगा हम लोग क्या करेंगे, पहले राइट एंगल समझते हैं फिर एक्यूट एंगल का फिगर समझते हैं तो आसानी समझ में आएगा। तो राइट एंगल क्या होता है? जब भी कोई लाइन दूसरी लाइन के ऊपर एकदम सीधी है, जैसे अगर हमारी ये फिंगर है और ये थंब है, ये दूसरे ऊपर क्या एकदम स्ट्रेट है, तो हम ये कह सकते हैं कौन सा एंगल है? राइट एंगल है। राइट एंगल कैसा होता है? कोई भी एक लाइन हो है अगर उसमें दूसरी लाइन में परपेंडिकुलर आ रही है, एकदम सीधी आ रही है, तो इस लाइन में हम क्या बोल सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल है? अगर सीधी आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये कितने डिग्री का एंगल है? कि 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, बात समझिएगा, तो इससे अगर हम कम ले जाएं, यानी गैपिंग 90 डिग्री की, अगर गैपिंग हम कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 90 से कम एक्यूट एंगल। मतलब ये कह सकते हैं अगर एक लाइन ऐसे है और इसमें ये जो हो जाएगा ये आपका कौन सा एंगल हो जाएगा? एक्यूट एंगल। इसको थीटा से भी डिनोट करते हैं। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये कौन सा फिगर है? ये एक्यूट एंगल का फिगर है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री का फिगर बहुत सिंपल होता है। कोई भी एक लाइन है अगर उसके ऊपर सीधी एक लाइन से पड़ रही है परपेंडिकुलर, जैसे अगर मान लीजिए एक लाइन ये और एक लाइन ये है, तो ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों लाइन के बीच जो गैपिंग है, मेरे दोनों हथेली के बीच जो गैपिंग बन रही है वो कितने डिग्री की है? 90 डिग्री की है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। RIGHT, राइट एंगल। अब जो हमारा थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल, उसको पढ़ने से पहले हम स्ट्रेट एंगल पढ़ ले रहे हैं। कि मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है आपके पास AB और एक लाइन सेगमेंट है AC। अब ये जो लाइन की गैपिंग है, क्योंकि इसमें कॉमन वर्टेक्स A है, तो ये जो गैपिंग है ये आपकी कौन सी है? स्ट्रेट एंगल है। ये जो गैपिंग है आपकी ये स्ट्रेट एंगल की गैपिंग है। हम ये कह सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये एंगल 180 डिग्री का एंगल है और ये कौन सी है? ये है स्ट्रेट एंगल। STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। अब अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की, तो जैसे ये पता है 90 डिग्री है, ये हमको क्या पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये पूरी सीधी लाइन क्या है? 180 डिग्री का। तो 90 से ज्यादा बट 180 से कम, 90 से ज्यादा, 90 है ये, 90 से ज्यादा की गैपिंग हो जाए। अब गैपिंग क्या होगी? बढ़ गई है, तो गैपिंग 90 से ज्यादा हो जाए बट 180 से कम रहे, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये 90 से ज्यादा है, क्योंकि 90 यहाँ पे एकदम सीधा था, 90 से ज्यादा है, और 180 यहाँ पे तो 180 से कम है। गैपिंग जो है वो 90 से ज्यादा और 180 से कम है, तो ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब अगर कोई भी नंबर 90 से ज्यादा और 180 से कम अगर आप पूछा जाए, जैसे अगर पूछा जाए 120 कौन सा एंगल है, तो ऑब्वियसली वो ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि 90 से ज्यादा है और 180 से कम है और उसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि हमको पता है 90 एकदम सीधा होता है, तो एकदम सीधे से देखिए, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे 90 है, यानी ये गैपिंग 90 की है, तो 90 से तो ज्यादा है, बट ये गैपिंग जो 180 की है, ये वाली 180 से गैपिंग कम है। तो हम कह सकते हैं कौन सा एंगल बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंगल के पास, जिसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखिए ध्यान से, इसको ऐसे ना लिख करके यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा
रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा, रिफ्लेक्स एंगल बट 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, जो 360 डिग्री का एंगल होता है, कंप्लीट एंगल यानी वन रिवोल्यूशन, मतलब अगर कोई लाइन एक पूरा राउंड कर ले रही है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसका जो फिगर ये 360 डिग्री का होता है, इसका अगर हम फिगर बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा, जैसे मान लीजिए एक लाइन है तो ये ऊपर का 180 और ये नीचे का 180, तो देखिए एक रिवोल्यूशन हो गया तो वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल है, ए सी और ये डी, तो ये है टोटल 360 डिग्री का एंगल। और वन रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 को तो क्रॉस कर जाए, मतलब ये 180 है 180 से ज्यादा हो जाए पर 360 ना हो पाए, मतलब कुछ ऐसा फिगर इसका बन सकता है। ये आपका एक लाइन है ए और ये लाइन है बी और यहाँ पे ए लिख रहे हैं, और ये जो एंगल है वो इस तरफ है, यानी ये पूरा देखिए ये वन यहाँ से वहाँ 180 हुआ, लेकिन 180 को भी क्रॉस कर गया बट पूरा वन राउंड नहीं मार पाया, पूरा वन रिवोल्यूशन नहीं है, 180 को क्रॉस करा, 180 से ज्यादा है बट 360 से कम है, तो ऐसा एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। आई होप कि आपको टाइप ऑफ एंगल समझ में आया होगा। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट है एक्यूट एंगल, जो 0 डिग्री से ज्यादा होता है बट 90 डिग्री से कम होता है। सेकंड है राइट एंगल, जो 90 डिग्री का होता है। थर्ड अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा बट 180 डिग्री से कम है। और अगर हम बात करें स्ट्रेट एंगल की, तो 180 डिग्री को ही स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एंगल की, तो 180 डिग्री से ज्यादा बट 360 डिग्री से जो कम होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब बात करें कंप्लीट एंगल की, तो 360 डिग्री का जो एंगल होता है, यानी पूरा वन रिवोल्यूशन, यानी पूरा एक वन राउंड का जो एंगल है उसको हम लोग 360 डिग्री का एंगल बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। पहला नोट्स क्या है कि देयर आर टू राइट एंगल इन अ स्ट्रेट एंगल, मतलब अगर कोई भी स्ट्रेट एंगल है तो उसमें दो राइट एंगल हो सकते हैं, क्योंकि 180 है तो 90 के दो स्ट्रेट एंगल हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट है कि देयर आर 4 राइट एंगल इन अ कंप्लीट एंगल, यानी किसी भी कंप्लीट एंगल में 4 राइट एंगल होते हैं, कंप्लीट एंगल। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर एक लाइन यहां से लिया तो 90 के 4 एंगल बन जाएंगे। अब अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो हम ये लिख सकते हैं देयर आर 2 स्ट्रेट एंगल इन अ कंप्लीट एंगल, मतलब एक कंप्लीट एंगल में 2 स्ट्रेट एंगल होते हैं। अगर ध्यान देखें तो 180 का एंगल ऊपर भी बन रहा है और 180 का एंगल नीचे भी बन रहा है। आई होप कि आपको एंगल टाइप ऑफ एंगल समझ में आया होगा। अब हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करते हैं, नेमिंग ऑफ एंगल, कि एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ एंगल की, कि किसी भी एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग ऑफ एन एंगल, अब इसको कैसे करते हैं बहुत ध्यान दीजिएगा। ये जो टॉपिक है नेमिंग ऑफ एंगल, ये बुक्स में तो नहीं है बट हम बता दे रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक आपके चैप्टर को 70% ईजी करने वाली है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको एंगल का नेमिंग करना नहीं आता, जिसकी वजह से उनको पूरा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। क्योंकि बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो रीजन बेस्ड पे हैं और सारे रीजन आपको बताए जाएंगे, बट क्वेश्चन जो लगाने का मेथड है, जब एंगल का नेमिंग किया जाएगा तो वहां पर लोग दिक्कत में आ जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान समझिएगा और इस पर ज्यादा से ज्यादा वर्क कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक एंगल यहाँ बना हुआ है जिसकी एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड सी है, तो इस एंगल को कौन सा एंगल हम लिख सकते हैं। जनरली इसको हम एंगल बी भी लिख सकते हैं। क्या और कुछ भी लिख सकते हैं इसको, क्या इस एंगल को और कुछ भी लिख सकते हैं। तो ध्यान देखिए इसका पाथ देखिए, ये हमेशा बीच में रहना चाहिए, जो बी है वो बीच में रहना चाहिए। अभी जिस 2 लाइन सेगमेंट पे बन रहा है उसमें एक लाइन सेगमेंट पे रखिए और इस पाथ को फॉलो करिए। तो ऐसे यहाँ रखा हमने, तो ये पाथ आएगा ए से बी पे, बी से सी पे। तो इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए बी सी।
तो बी बीच में है और जिस दो लाइन सेगमेंट पे बन रहा है उसके पॉइंट्स किनारे किनारे हैं, मतलब ये कौन सा एंगल है, ए बी सी। या हम सी पे रख करके ए पे जा सकते हैं, लेकिन बी बीच में होना चाहिए, तो सी बी ए, तो हम एंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं। तो किसी भी एक तरीके से, जनरली इन दोनों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत इजी है, इन दोनों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा ये कैसे लिखा गया है, और उसी वे में आपको कोई भी एंगल कॉम्प्लिकेटेड एंगल भी दे दे आपको वैसे लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये एंगल की नेमिंग अगर आपको रहेगी आपको चैप्टर 7 में भी काम देगी, चैप्टर 8 में भी काम देगी, इवन हम ये कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन के बहुत से चैप्टर में ये काम आएगा। एक और फिगर हम देखते हैं, मान लीजिए अगर आपको ये एक फिगर बना दी जाए ऐसे, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। अब अगर बात करें ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट कौन सा है, ओ पॉइंट है। तो अब अगर बात करें इसका नेमिंग कर दें, जैसे ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये कौन सा एंगल 4, बीच पॉइंट ओ है। तो अगर एंगल 1 की नेमिंग करनी हो तो क्या करेंगे, तो हम एंगल, जैसे इसमें हमने इसको एंगल बी बोल दिया, तो इसको एंगल ओ तो बोल नहीं सकते क्योंकि ओ हर तरफ से बना रहा है एंगल, तो इसके लिए हमको यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इसलिए इस पे ज्यादा वर्क करिए। एंगल ए कौन सा है, एंगल ओ की अगर बात करें कौन सी है, तो एंगल ओ किस दो लाइन सेगमेंट्स बना, अगर ध्यान देखिए तो इससे बना है और इससे बना है। एंगल 1 जो है वो इसी दो लाइन से बना है, तो इन दो लाइन में किसी भी एक आखिरी पॉइंट पर रख के इसको बीच में रहना चाहिए, तो बी ओ डी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी ओ डी। वैसे इसको अगर हम डी पे रखते और ओ से होते बी पे जाते तो डी ओ बी भी हो जाता, तब भी सही था। हमको करना क्या है कि दोनों पॉइंट्स का एक रास्ता समझना और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उसी लाइन के थ्रू जाना है, तो ऑटोमेटिकली हम एंगल बना लेंगे। समझिएगा, अगर हम बात करें एंगल 2 की, तो एंगल 2 देखिए इस लाइन से बना है और इस लाइन से बना है। तो हमको क्या करना है, जिस लाइन बना है उस पर एक पॉइंट पे रखना है और हमको सेकंड पॉइंट तक इसी रास्ते जाना है, तो ए ओ डी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी। हम डी पे रखते हैं और ए पे आते तब भी सही रहता, तो हो जाता है डी ओ ए। मतलब एक तरह से रास्ता आपको बनाना है, तो जो आप रास्ता बनाएंगे उसी के आगे एंगल का साइन लगा दिए, वो एंगल की नेमिंग हो जाएगी। और देखते हैं, जैसे हम इस एंगल की बात करें तो इस एंगल की नेमिंग क्या है, तो ये एंगल किस लाइन से बना है, एक तो इस लाइन सेगमेंट से बना है और एक इस लाइन सेगमेंट से बना है। वो जो एंगल है, वो जो गैपिंग है वो किन दो लाइन के बीच की है, तो ध्यान से आप देखिए वो ओ ए और ओ सी के बीच की गैपिंग है। एंगल 3 जो है वो ओ ए और ओ सी के बीच की गैपिंग है, तो हम स्पेशल लिखते हैं ए से हमको सी पे जाना, तो ए ओ सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए ओ सी। अगर हम एंगल 4 की बात करें तो कैसे हो जाएगा, तो एंगल 4 किस लाइन सेगमेंट के बीच की बात है, तो ओ सी और ओ बी के बीच की बात है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, एंगल 4 जो है वो ओ सी और ओ बी के बीच की बात है। अगर इस एंगल पे आपको जाना है तो क्या करना है, बी पे या सी पे कहीं भी आप रखिए और ओ से होते हुए अगले पॉइंट पे जाइए, तो देखिएगा बी ओ सी, क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी। जो एंगल होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए, तो आपका आंसर सही है। आई होप कि आपको ये एंगल की नेमिंग समझ में आई होगी। इस टाइप के और भी फिगर आपके बुक्स में है, क्लास 9 की बुक में बहुत से फिगर हैं, तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सारे जितने भी फिगर उनको अलग से बनाइए और सबकी नेमिंग लगाने की कोशिश करिए। जैसे ही आप सबकी नेमिंग करेंगे आपकी चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने पढ़ा है नेमिंग ऑफ एंगल कैसे होता है। अब हमारे पढ़ने वाले हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। मान लो दो एंगल है यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल यहाँ पे है, बहुत ध्यान समझिएगा। और इस एंगल में इसकी जो वैल्यू है वो है 50 डिग्री और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 40 डिग्री। अगर हम दोनों एंगल की बात करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या है 40 डिग्री है। तो ये दोनों का सम कितना होगा, अगर इन दोनों एंगल्स का सम देखा जाए कितना होता है, तो 50 और 40 डिग्री का एंगल का सम होगा 90 डिग्री। तो जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री का होगा तो हम ये कह सकते हैं दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब 50 का कम्प्लीमेंट्री एंगल ये 40 है। अगर पूछा जाए कि ये फर्स्ट एंगल और ये सेकंड एंगल, यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल है ये सेकंड एंगल का कम्प्लीमेंट्री है और सेकंड एंगल जो है वो फर्स्ट एंगल का कम्प्लीमेंट्री है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हम ये कह सकते हैं वो दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ द सम ऑफ टू एंगल, इफ द सम ऑफ
two angles are 90 degree, then we can say that these are complementary angles of each other, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। इसी तरह से और भी एग्जांपल है, जैसे 30 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 60 है और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 डिग्री है, क्योंकि 45 90 होता है। और भी ऐसे बहुत से आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, मतलब ऐसे बहुत से पेयर मिलेंगे जिनका सब 90 डिग्री होता है। तो वो सारे एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? if the sum of two angles are 180 डिग्री, अगर दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है, then we can say that, तो हम ये कह सकते हैं कि these are supplementary angles of each other। हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों कैसे एंगल हैं? सप्लीमेंट्री एंगल है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री एंगल है इस तरीके से, ये जो है ये मान लीजिए 110 डिग्री का है एंगल 1, और एक एंगल है सेकेंड, ये जो है ये वाला ये 70 डिग्री का है। तो अगर आप 110 और 70 का सम करेंगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एंगल जो है वो सेकंड का सप्लीमेंट्री है, और यहाँ पे भी कह सकते हैं जो सेकंड एंगल है फर्स्ट एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं अपोजिट एंगल एंड एडजेसेंट एंगल। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल के बारे में। इससे हम इस फिगर के थ्रू समझ लेंगे कि अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अपोजिट एंगल कोई भी एंगल के सामने का एंगल जो होता है वो अपोजिट एंगल होता है। आमने या सामने के एंगल के फ्रंट टू फ्रंट एंगल जो भी होता है उसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिट एंगल। अगर इस फिगर में ध्यान से देखें तो ये एंगल है, इस एंगल का नाम क्या है? AOD। आपको नाम लिखना बताया गया था इसलिए कि जो AOD है इसके सामने का एंगल कौन सा होता है? BOC। तो हम ये कह सकते हैं AOD इज द अपोजिट एंगल ऑफ एंगल, ये कौन सा एंगल है? BOC। अच्छा, ये केवल इस फिगर के लिए है, अगर नाम कुछ और रहेगा तो वहां पे कुछ और लिखेंगे। बस यहाँ पे हम फिगर ही समझ ले रहे हैं कि जो AOD एंगल है इस फिगर में ये किसका है? अपोजिट एंगल है BOC का। और एक पॉइंट समझ सकते हैं कि एंड अगर हम इस एंगल की बात करें, ये एंगल BOD कौन सा एंगल है? एंगल BOD इज द अपोजिट एंगल ऑफ, किसका अपोजिट है? अब BOD के सामने कौन सा एंगल है? ये है, तो आमने सामने एंगल को ही अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे AOD के सामने ये एंगल था तो ये इसका अपोजिट है। उसी तरीके से BOD के सामने कौन सा एंगल है? AOC। तो हम ये लिख सकते हैं BOD इज द अपोजिट एंगल ऑफ एंगल AOC। तो ये AOC का अपोजिट एंगल है। अब अगर एक चीज ध्यान रखें कि दिन का उल्टा क्या होता है? रात होता है। दिन का अपोजिट क्या होता है? रात होता है। तो रात का अपोजिट क्या होगा? दिन होगा, यही तो होगा ना। तो ठीक उस तरह से अगर AOD का अपोजिट BOC है तो इसको हम दोबारा लिख लेंगे, ऐसे समझ लेंगे कि BOC का अपोजिट क्या होगा? AOD होगा। अगर हम BOC इसका अपोजिट देखें तो ये होगा,
और AOC का अपोजिट क्या होगा, BO। AOC का अपोजिट BOD होगा। इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इस बेस पर हम ये फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि AOD जो है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल BOC के, और एंगल BOD जो होगा वो इक्वल होगा एंगल AOC के। आई थिंक अपोजिट एंगल का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। कोई भी फिगर ऐसा यहां बना हुआ है, कहीं भी बना हुआ है, अगर आमने सामने का कोई एंगल है तो वो अपोजिट एंगल होगा। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल को शॉर्ट में समझ सकते हैं नेबरहुड, यानी पड़ोस का एंगल। अगर इसी फिगर में ध्यान दें तो AOD के सामने तो BOC है, तो सामने वाले को छोड़ दो, तो जो अगल बगल के एंगल है वो इसके एडजेसेंट एंगल होंगे। देखा जाए कि जैसे अगर हम AOD को देखें तो AOD के सामने का एंगल BOC ये अपोजिट एंगल है, तो इसको छोड़कर जो अगल बगल के एंगल है वो इसके क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। अगर हम बात करें कि AOD जो है AOD ये AOD हो गया ये, और ये BOD आर एडजेसेंट एंगल। और सिमिलरली AOD जो है उसके बगल का पड़ोसी का एंगल तो ये है, तो पड़ोस में तो इस तरफ भी तो ये लोग हैं, तो जो पड़ोस का मतलब ये नहीं होता कि जैसे आपका ये घर है तो इधर का भी और इधर का भी दोनों पड़ोस में आता है, यानी दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो उधर का भी एडजेसेंट एंगल है और इधर का भी क्या है, एडजेसेंट एंगल। तो जैसे उस तरफ का एडजेसेंट एंगल है वैसे इस तरफ का भी एडजेसेंट एंगल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं AOD का एडजेसेंट एंगल AOC भी है, तो AOD का एडजेसेंट एंगल AOC भी है, आर एडजेसेंट एंगल। ठीक इसी तरह से और भी हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें AOC का एडजेसेंट एंगल कौन है, तो AOC यहाँ पे है, इसका एडजेसेंट एंगल ये भी है और ये भी है। अपोजिट को छोड़ करके बाकी जो एंगल है वो एडजेसेंट एंगल है। इसी तरह से और भी रहेगा, तो ये होता है एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल के बारे में एक चीज और जानते हैं कि अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है कोई, ये स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल पर बहुत ध्यान समझिएगा, ये स्ट्रेट एंगल ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। अगर कभी भी दो एडजेसेंट एंगल मिल करके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, अगर कभी भी दो एडजेसेंट एंगल मिल करके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल x और यहाँ पे एक एंगल y है, तो ये x और y मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। हम ये कह सकते हैं एंगल x इज द एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल y। पहली लाइन इसमें ये तो सही है ना कि x और y एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, ये लाइन सही है। सेकंड अगर ये कह रहा है कि x और y मिल करके, एंगल x और एंगल y मिल करके 180 डिग्री का एंगल अगर बनाएंगे, अगर एंगल x और y मिल करके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मतलब एडजेसेंट एंगल ही अगर सप्लीमेंट्री एंगल हो, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग एंगल ऑफ लीनियर पेयर बोलते हैं। एंगल ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है क्या। जब भी दो एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ए ओ बी और यहाँ पे सी, तो ये कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। और अगर दो एडजेसेंट एंगल मिलकर के 180 डिग्री एंगल बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आई होप कि आपको एडजेसेंट एंगल समझ आया होगा, अपोजिट एंगल समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 6.2 का ये जो लास्ट टॉपिक है, बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर, ये दो वर्ड आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। एक वर्ड आपको मिलेगा बाइसेक्ट, एक वर्ड मिलेगा आपको बाइसेक्ट, और एक वर्ड मिलेगा परपेंडिकुलर। एक वर्ड क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है, तो उसका साइन उल्टा टी, ये जो है ये साइन किसका साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो इन दोनों वर्ड के बारे में ध्यान से देख लेते हैं। बाइसेक्ट क्या होता है,
देखो बाइसेक्ट वर्ड ये आपको एंगल के साथ भी मिलेगा और एंगल के साथ भी आपको ये मिल सकता है और लाइन के साथ भी मिल सकता है। तो जैसे हम पहले बात करें बाइसेक्ट वर्ड एंगल के साथ, मान लीजिए एक एंगल आपके पास है AOC, कौन सा एंगल है AOC, और कह रहा है कि OD जो है वो AOC का बाइसेक्टर है। अगर ये कह रहा है कि OC इज द या OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC, तो इसका मतलब क्या है? तो बाइसेक्टर का मतलब होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल हाफ, इक्वली हाफ। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? इक्वली हाफ। मतलब अब ये OD क्या कर रहा है, ये इन दोनों एंगल को इक्वली हाफ कर दे रहा है। मतलब अगर पूरा एंगल 100 था या 70 था तो ये 35 हो गया। तो जितना भी रहेगा पूरा एंगल वो क्या करेगा, बाइसेक्ट उसको इक्वली हाफ करेगा। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। पहला पॉइंट ये मिलेगा, बहुत ध्यान से मिलेगा, इससे जो पॉइंट मिलेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये मिलेगा कि एंगल AOD यानी ये एंगल ऊपर वाला वो इक्वल हो जाएगा एंगल COD के, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। एक आपको ये पॉइंट मिलेगा। सेकंड आपको ये मिलेगा कि AOD जो है वो पूरे एंगल का, पूरा एंगल क्या था, AOC का क्या हो गया, हाफ हो गया। एक पॉइंट आपको ये मिलेगा कि AOD जो है वो AOC का क्या हो गया, हाफ हो गया। एक पॉइंट आपको ये भी मिलेगा कि थर्ड पॉइंट ये मिलेगा कि जो COD है, एंगल COD जो है ये पूरे एंगल का यानी AOC का क्या है, हाफ हो गया है। जैसे अगर पूरा एंगल आपको सोचिए, अगर ये पूरा एंगल 35 था और बाइसेक्टर है तो पूरा एंगल 70 था, पूरा एंगल क्या था, 70 था, तो ऊपर भी 35 हो गया और नीचे भी 35 हो गया। तो पहले पॉइंट क्या करें, दोनों इक्वल है, सही बात है। फिर कह रहा है ये वाला पूरे का हाफ है, पूरा 70 था तो पूरे का हाफ 35 है। और ये भी कह रहा है कि COD यानी ये वाला एंगल भी पूरे का हाफ है, तो ये भी पूरा 70 था और ये वाला कितना है, 35 है। तो हम समझ सकते हैं कि वही पॉइंट है। और एक चीज और आप मिल सकती है क्या, कि ये कह सकता है कि जो AOC है वो क्या है, इक्वल के, वो इक्वल है AOD प्लस COD के। तो ये 4 पॉइंट मिले हैं, इन 4 पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वैसे ये सारे वर्ड अगर जैसे ही चैप्टर में आएंगे इनका यूज कहीं, ऐसा नहीं कि चारों एक ही जगह यूज होगा, कहीं ना कोई यूज होगा। तो जब भी यूज होगा वो एक बार रिकॉल कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर बाइसेक्टर वर्ड लाइन के साथ आ रहा है तो क्या होगा। अगर लाइन के साथ बाइसेक्टर वर्ड आ रहा है, बहुत ध्यान समझते हैं, तो ऐसे दे सकता है कि मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है AB, एक लाइन क्या है AB, और एक लाइन इसको मान लीजिए ये एक लाइन आ रही है, ये एक लाइन आ रही है, ऐसे नहीं, चलिए एक लाइन आ रही है और ये कह रहा है कि जो AB लाइन है इसको ये लाइन O पर बाइसेक्ट कर रही है, O पर क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इस लाइन का नाम है CD। तो अगर ये दे दे कि CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB एट पॉइंट O, मतलब ये जो CD लाइन है ये AB को O पर क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट मिलेंगे, OA इक्वल हो जाएगा OB के, जहां से बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट मतलब इक्वली हाफ। तो अगर ये पूरी लाइन 6 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर उधर। अच्छा, बाकी पॉइंट इसी से रिलेटेड रहेगी कि OA जो है वो पूरी लाइन AB का हाफ हो जाएगा। AB कितना था आपका, अगर मान लीजिए 6 था तो ये 3 हो गया, 6 का हाफ हो गया। ये भी लिख सकते हैं जो OB है वो भी AB का हाफ होगा क्योंकि दोनों इक्वली तो हैं। और एक ये भी पॉइंट मिल सकता है कि OA प्लस OB अगर आप मिला देंगे तो आपको क्या मिलेगा, AB मिलेगा। मतलब 3 + 3 आपको क्या मिलेगा, पूरी लाइन 6 सेंटीमीटर की AB मिल जाएगी। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली हाफ। अगर लाइन से क्रॉस करिए तो लाइन को इक्वली हाफ करिए और एंगल से क्रॉस करिए तो एंगल को इक्वली हाफ करिए। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है कि कोई भी एक लाइन अगर ऐसे दे दिया है कि CD परपेंडिकुलर AB, तो मान लीजिए कि एक लाइन CD है, ये कौन सी लाइन है, ये एक लाइन AB है
और इस पे एकदम सीधी लाइन आई है, सीधी, ये सीधी लाइन आना ही परपेंडिकुलर है। सीधी लाइन आना क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या से होती है? ये जिस लाइन साथ होती है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। या अभी हमने राइट एंगल पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, तो राइट एंगल कुछ ऐसा होता है। राइट एंगल कितने डिग्री एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। राइट एंगल कितने डिग्री का बनाता है एंगल? 90 डिग्री का। मान लीजिए 90 डिग्री एंगल है, हमें कहते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो हम इसमें भी कह सकते हैं कि बीसी पर जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का बस सिंपल सा मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आई होप कि आपको बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर ये दोनों का मतलब समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ 6.1। अब 6.1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।